दिया है तो परिचय नहीं कराते। अब सीधी पहले तो क्षमा चाहते हैं कि लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी। पूरे देश में एक माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बटन दबाएं और अपनी किस्मत बदलें। जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इधर से भी गुजरी थी, आप लोगों ने बड़ा उसमें सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। उस न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का एक रिजल्ट ये निकला कि जो हमारा न्याय पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, वो लोगों से बातचीत कर करके जो आइडियाज आए, जो लोगों की तकलीफें सुनी राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और हमारे तमाम नेताओं ने, उसके बाद ये न्याय पत्र बना, जिसमें हमने खास तौर पे नौजवानों पर फोकस किया है कि उनके साथ पिछले 10 साल में बहुत अन्याय हुआ है, बहुत इनजस्टिस हुआ है। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में पिछले 10 साल में। ये बहुत दुखी कर देने वाला आंकड़ा है। पेपर लीक्स, एंट्रेंस एग्जाम होते नहीं है, नौकरी लगती नहीं है। तो अब हमने 30 लाख जो वैकेंसीज हैं सरकारी नौकरियों की, उसको भरने की गारंटी दी है नौजवानों को कि हम सरकार में आएंगे, 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नंबर 2, हमने कहा पहली नौकरी पक्की, वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, उसको पहली नौकरी जरूर मिलेगी। नंबर 3, हमने कहा कि जितने भी गरीब परिवार हैं, और पिछले 10 साल में कई परिवार ऐसे हैं जो अपने आप को अब गरीब पाने लगे हैं, उनकी एक महिला को साल में 1 लाख रुपया हम देंगे गृहलक्ष्मी योजना के तहत। हमारी ये जो गारंटीज हैं किसानों के लिए भी हैं कि एमएसपी का एक कानून बनाएंगे जिसमें स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो लागू की जा सके और किसानों को अपनी फसल का दाम मिले। आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, हमने सबके लिए उसमें एक न्याय की गारंटी दी है। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब कुछ बोलते हैं तो वो करके दिखाते हैं। हमने दिल्ली में आज से कुछ हफ्तों पहले हमारे मित्र डॉक्टर मुनीश तमांग को पार्टी में शामिल करवाया था, और दिल्ली में हमें उसके बाद लगातार लोगों के फोन आए कि बहुत बढ़िया आदमी को आप पार्टी में लाएं। मुनीश जी यहां तो पॉपुलर हैं ही, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पॉपुलर हैं, वहां की इंटेलिजेंसिया में भी जो बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। दार्जिलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ना केवल हमारे नक्शे में, हमारे दिलों में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग के अपने मुद्दे हैं। एक ऐसी पार्टी है जिसने दार्जिलिंग से सिर्फ लिया, दार्जिलिंग को कुछ दिया नहीं। मैं राजस्थान से आता हूं, मेरे राज्य के एक नेता को वो दार्जिलिंग में लाए, यहां से दार्जिलिंग वालों ने खुले दिल से उनको वोट दिया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे तो उनके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी दार्जिलिंग के लिए कुछ नहीं किया। फिर एक और आदमी बाहर से लाए, उसको भी दार्जिलिंग के लोगों ने वोट दिया, जिताया, आशीर्वाद दिया, लेकिन फिर भी दार्जिलिंग का कुछ भला नहीं हुआ। धोखा हुआ दार्जिलिंग के साथ। लगातार दार्जिलिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा करती आई। अब मुनीश तमांग जी आपके सामने हैं, हमारे लेफ्ट के साथी, हमारे सीपीएम के साथी आपके सामने हैं। कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, हमारो पार्टी, सब मिलकर आप लोगों के सामने आए हैं कि आप इस बार आशीर्वाद देकर देखिए डॉक्टर मुनीश तमांग को, और फिर 5 साल आपको चिंता नहीं करनी, आप चैन से सो सकते हैं। सारी परेशानी इनके सर पे डाल दीजिएगा, ये आपकी परेशानियां दूर करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति में, इस आदमी में एक जज्बा है कि दार्जिलिंग के लिए कुछ करना है। जब मैंने इनसे पूछा उस दिन दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, मुनीश जी आप क्यों कांग्रेस में आ रहे हैं, बोले मुझे लगता है कि कांग्रेस में आने के बाद मैं दार्जिलिंग का कुछ भला कर पाऊंगा,
गोरखास का कुछ भला कर पाऊंगा। और ये ऐसी ज़मीन है, इस ज़मीन को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जहाँ से गोरखा भाई जो इतने वीर एक कौम है वो यहाँ से आई है। तो मुझे इनका जो जज्बा था, इनकी जो भावना थी, बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि अब दार्जिलिंग के साथ न्याय होगा। दार्जिलिंग को एक अच्छा नेता मिला है जो दार्जिलिंग के लिए कुछ करके दिखाएगा, इसमें एक जुनून है। इनकी पत्नी जो बैठी हैं ये हमारे नॉर्थ से आती हैं और इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रेरणा, बीपी भाई बता रहे थे, अभी हमारे बीपी सिंह जी मेरे भाई हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ये बता रहे थे कि कुंतल जी इनको बड़ी प्रेरणा देती रहती हैं, बड़ा रिसर्च करती हैं। तो आपके साथ एक फ़ायदा ये होने वाला है, वो एक स्कीम आती है ना दिवाली पे, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, दुर्गाष्टमी पे, बाय वन गेट वन फ्री। तो इनको वोट दोगे तो वो भी, उनकी भी सेवाएं आपको मिलेंगी। तो ये एक बोनस आपको मिल रहा है, इसमें चूकिएगा मत। दार्जिलिंग की जो विशेष समस्याएं हैं, विशेष मुद्दे हैं, उस पर इन्होंने अच्छी रिसर्च कर रखी है और ये एक ब्रिज बनेंगे, एक पुल बनेंगे दार्जिलिंग और दिल्ली के बीच में। ऐसे पुल को अब आप जितना मजबूती से और मजबूत करिएगा, आप ही की समस्याओं का हल होगा। अब आपके सवाल या आप कोई और कुछ कहना चाहे तो मेरे साथी। বাংলায় বলি। হ্যাঁ বাংলায় বলি। আচ্ছা, এর আগেও তো আমরা যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলাম আমাদের বামফ্রন্ট, হামরো পার্টি এবং জাতীয় কংগ্রেস, যে আমরা জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ডক্টর মুনিশ তামাংকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী করতে চাইছি। কেন? এটা কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে পাহাড় আছে, সমতল আছে, চা বাগান আছে, শিলিগুড়ির মতো মহানগর আছে, চোপড়ার মতো কৃষি প্রধান এলাকা আছে, এরকম একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসভা কেন্দ্রে এমন একজন প্রার্থী এখান থেকে নির্বাচিত হয়ে যাওয়া উচিত, যিনি সমস্ত ধরনের ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায় এবং ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সব কিছুর ভারসাম্য রেখে সংসদে আমাদের হয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করবেন, আমাদের হয়ে তিনি কথা বলবেন। ডক্টর মুনিশ তামাং হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যোগ্যতম প্রার্থী। আমরা আমাদের বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে, আমাদের পার্টি সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে আমরা মানুষের কাছে এটা আবেদন করেছি যে এর আগে যে 17 বার লোকসভা নির্বাচন হয়েছে তার চাইতে এবারকার লোকসভা নির্বাচন, অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন, 18th লোকসভা ইলেকশন, এটা হচ্ছে অনেক বেশি ব্যতিক্রমী এবং ঐতিহাসিকভাবে আমাদের কাছে অনেক দায়িত্ব ভারতীয় জনগণের কাছে অর্পণ করেছে। কেননা এখানে দুটো নীতির মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে। একদিকে হচ্ছে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী নীতি, যার মাথায় আরএসএস, বিজেপি, নরেন্দ্র মোদী, এবং অন্যদিকে আমরা যারা সংবিধান রক্ষা করতে চাই, গণতন্ত্র রক্ষা করতে চাই, দেশটাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চাই, সামাজিক ন্যায় প্রত্যেকে পাক সেটা যারা আমরা বজায় রাখতে চাই, সেই লড়াই হচ্ছে। আমাদের এই লড়াইয়ের প্রতিনিধি হিসেবে ডক্টর মুনিশ তামাং প্রতিনিধিত্ব করছেন, তিনি প্রার্থী। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে দেখেছেন গতকাল হাইকোর্ট রায় দিয়েছে কি ধরনের দুর্নীতি, চাকরি চুরি, কি ধরনের বেপরোয়াভাবে, এবং সরকার নিজে সিদ্ধান্ত করে এই দুর্নীতিগুলো করছে। শুধু চাকরি চুরি নয়, এখানে গরু পাচার, বালি চুরি, কয়লা চুরি, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি। এমনকি আমরা পঞ্চায়েতের ভোটে দেখলাম ভোট লুট, ভোট চুরি, মানুষের গণতন্ত্রকে লুট করা হচ্ছে। তাই বিজেপি এবং তৃণমূল এটা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। আমরা চাইছি একটা তৃতীয় শক্তি হিসেবে যারা গণতন্ত্রের জন্য, দেশের জন্য, মানুষের জন্য, চা বাগানের শ্রমিক, তাদের মজুরি, তাদের ন্যূনতম মজুরি, তাদের বাস্তু জমি, কৃষক তার ফসলের দাম, বেকারদের কাজ, মা বোনেদের মান মর্যাদাকে আরো অনেক বৃদ্ধি করা, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই যে আমাদের তৃতীয় শক্তি হিসেবে এটা আমরা করতে চাই। আমার শেষ কথাটা হচ্ছে, পাহাড়ে আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা এটা দেখেছি, পাহাড়ের মানুষের মধ্যে একটা আবেগ আছে।
সেই আবেগকে আমরা শ্রদ্ধা করি। হ্যাঁ, সেই আবেগ বাস্তবোচিত হওয়া না হওয়া সেসব নিয়ে অনেক আলোচনা হবে, যে কারণে আমরা বলেছি যে হাইয়েস্ট ফর্ম অফ রিজিওনাল অটোনমি যেটা ষষ্ঠ তফসিলের মধ্যে দেয়া সম্ভব, আমরা বলেছি সেটা নিয়ে আলোচনা হোক, সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা হোক। কিন্তু আমরা দেখেছি এই সময়ে, যেটা খেরাজি এখানে বললেন, 2009-তে আমি নিজে প্রার্থী ছিলাম, আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন যশবন্ত সিং, তিনি এলেন, তিনি শুধু দুটো কথা বললেন, গোর্খাল্যান্ড হুঞ্চ। তিনি নেপালি ভালো জানেন না, তাকে বলে দিয়েছিল আপনি খালি এটাই বলবেন। তিনি বললেন, গোর্খাল্যান্ড তো হলো না, কিন্তু ভোটটা লুট হয়ে গেল, পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হলো। এবং এইভাবে এখন বিজেপি আর তৃণমূল, পাহাড়ের ছোট ছোট দলগুলো যারা আছে, আঞ্চলিক দল, তাদের আবেগকে কার্যত কবজা করে নিয়ে পাহাড়েও একটা বাইনারি তৈরি করেছিল, হয় বিজেপির সঙ্গে থাকো নয় তৃণমূলের সঙ্গে থাকো। আমরা হামরো পার্টিকে আমাদের বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে, জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা এই কারণেই ধন্যবাদ দিচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারা এই বাইনারির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটা বিকল্প তৃতীয় শক্তি গঠনের জন্য জাতীয় কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং হামরো পার্টি আমরা একসাথে পাহাড়েও, আজকে যে পাহাড়ের মানুষের প্রতি যে প্রতারণা হয়েছে, বিজেপি করেছে, তৃণমূল করেছে, তার বিকল্প হিসেবে, তৃতীয় শক্তি হিসেবে আমরা আমাদের যে লড়াই, সেই লড়াই আমরা চালিয়ে যাব। আমরা এরপরে এখানে জাতীয় কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বলবেন, আমাদের প্রার্থী মুনিশ তামাং বলবেন, এবং এইমাত্র খবর পেলাম হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ড, সে রাস্তায় প্রায় চলে এসছে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এখানে চলে আসবে, সেও এসে বলবে। তাই এইভাবে আমাদের যৌথ এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে বার্তা দিতে চাই, দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে যে ঐতিহ্য, অতীতে আমাদের বামপন্থী এমপিরা, জাতীয় কংগ্রেসের এমপিরা বারবার ঐক্য সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য সংসদ পর্যন্ত যে বার্তা নিয়ে গেছেন, তারই উত্তরাধিকারী হিসেবে ডক্টর মুনিশ তামাং এই বার্তা এবারও নিয়ে যেতে পারুক জনগণের কাছে, আপনাদের মাধ্যমে এটাই আমাদের আবেদন। আর আজকে বিকেল 5টার সময় বাঘা যতীন পার্কের থেকে আমরা আমাদের ডক্টর মুনিশ তামাংয়ের সমর্থনে আমরা কেন্দ্রীয় মিছিল রোড শো আমরা করব। আমাদের জাতীয় কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং হামরো পার্টি মিলিতভাবে আপনাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে এটাও আবেদন করছি যে আপনারা সেই র্যালিতে সামিল হন। আমি 2 মিনিট খালি বলবো, তারপর আমাদের প্রার্থী বলবেন বিস্তারিতভাবে। প্রথমত, আমাদের প্রার্থী ডাক্তার মুনিশ তামাং 4 এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে 5 এপ্রিল থেকে ডাক্তার মুনিশ তামাং দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, তাকদা, সুখিয়াপুকুরি, বিজনবাড়ি, মিরিক, পেডং, গরুবাথান, কালিম্পং 1, কালিম্পং 2-তে প্রচার করেছেন। গত 15 বছর পাহাড়ে আমরা সঠিক মতামত, মানুষের মত, জনগণের মত প্রকাশ করার অধিকার ছিল না। বিমল গুরুংরা তখন পাহাড়ে একচাটিয়া ভোট করেছে। কিন্তু আজকে আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, তৃণমূল নেমেছে 10 ফেব্রুয়ারি, বিজেপি নেমেছে 25 মার্চ, আমরা নেমেছি 5 এপ্রিল। আমরা মনে করি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী, বামফ্রন্ট সমর্থিত, হামরো পার্টি সমর্থিত আমাদের প্রার্থী ডাক্তার মুনিশ তামাং লড়াইয়ের ময়দানে এক কদম আগে আছে, এক কদম পিছিয়ে নাই। তাই আমরা মনে করি আজকে কেন্দ্রীয় সমাবেশ, মহামিছিল বাঘাযতীন পার্ক থেকে ডাক্তার মুনিশ তামাংয়ের সমর্থনে এক বিরাট বর্ণাঢ্য মিছিল আমরা বের করব। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ। আমরা মনে করি আমরা পিছিয়ে নেই, আমরা আজকে এক কদম এগিয়ে আছি। ডাক্তার মুনিশ তামাং। थैंक यू, धन्यवाद। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब होने के कारण से मेरी आवाज़ कुछ ऐसी है, आपका सहयोग मुझे मिलेगा। हमारे पवन खेरा जी ने और जीवेश दा ने और शंकर दा ने हमारे जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जो हमारा उद्देश्य है उसके विषय में आप सबको बताया।
मैं आपको दार्जिलिंग के विशेष कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ। जैसे पवन खेड़ा जी ने कहा कि जब मैं कांग्रेस में आया, मैं इसी कारण से आया कि मुझे विश्वास था कि कांग्रेस के माध्यम से मैं दार्जिलिंग, अपने क्षेत्र दार्जिलिंग के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा। और वो मुझे इसलिए विश्वास हुआ क्योंकि अभी तक दार्जिलिंग में जो भी हमें पॉलिटिकल अचीवमेंट हुई है, खास करके हमारे पहाड़ के क्षेत्रों के विषय में अगर हम बात करें तो वो सब कांग्रेस यूपीए के समय में ही हुई है। चाहे वो दिल्ली दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का मुद्दा हो सुभाष डी सिंह के टाइम के समय में, या नेपाली भाषा मान्यता की बात हो, 8वीं अनुसूची में जोड़ने की बात हो, या 6ठी अनुसूची में जो बिल पेश किया था पार्लियामेंट में उसकी बात हो, या जीटीए के संधि की बात हो। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल अचीवमेंट हुए हैं सभी कांग्रेस के टाइम में हुए हैं। और उसके बाद यहाँ हर प्रकार का डेवलपमेंट का पूरा विराम हो गया, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। जब से कांग्रेस पावर में नहीं रही, जब से भाजपा के यहाँ सांसद आए और जब से नरेंद्र मोदी जी का सरकार हुआ, तो दार्जिलिंग में पॉलिटिकल और अन्य किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हमने नहीं देखा है। न पहाड़ के राजनीतिक आकांक्षाओं में किसी प्रकार की एड्रेस होने का हमने देखा है, न चाय बगानों के मुद्दों में हमने किसी प्रकार का समाधान देखा है, न यहाँ के जनजीवन में जो दैनिक जीवन की बातें हैं उसमें किसी प्रकार का समाधान देखा है। हर जगह निराशा ही मिली। और पिछले 15 साल में जो हमने यहाँ इलेक्ट किया भाजपा को, इस 15 साल का कुल मिला के हमें हाथ में सिर्फ 0 मिला। और जैसे मैं कहता हूँ कि 15 साल कुछ कम समय नहीं होता है। 15 साल में एक बच्चा पैदा होकर मैट्रिकुलेट हो जाता है, 15 साल में एक आदमी फ़ौज में जाके पेंशन कमा लेता है, और 15 साल में एक युग बीत जाती है। और इस 15 साल में हमें कुछ भी अचीवमेंट नहीं हुआ। इसलिए दार्जिलिंग के लोग इस समय तैयार हैं बदलाव लाने के लिए। दूसरी तरफ जो तृणमूल का सरकार है जिसके विरुद्ध में हम लड़ रहे हैं, हम तृणमूल को और भाजपा को दोनों को हराएंगे। तृणमूल ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और अत्याचार यहाँ किया है उसको भी लोग करारा जवाब देना चाहते हैं। और इसीलिए जो कांग्रेस का यहाँ पुराना नाता रहा है दार्जिलिंग के साथ, कांग्रेस के हमारे प्रधानमंत्री यहाँ दार्जिलिंग में पहाड़ों में लगातार आते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कभी भी एक बार भी पहाड़ में नहीं चढ़े। और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ जो एंगेजमेंट रखा है वो केवल कांग्रेस पार्टी ने रखा है। और इस बार जब हम जीतेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि दार्जिलिंग भी जीतेंगे और दिल्ली में भी सरकार की परिवर्तन होगी, हमें विश्वास है कि जो यहाँ डेवलपमेंट रुका हुआ है, पॉलिटिकल और अन्य डेवलपमेंट यहाँ कुछ नहीं हुआ है, उसका रास्ता फिर से खुलेगा और दार्जिलिंग फिर से अपने पुराने अच्छे समयों में लौट आएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हर एक सभा में परिचय है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बी टीम होकर के काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस को एक वोट आप लोग मत दीजिए। इस पर आप विश्वास उनसे सबूत मांग लेते, हम तो आपको और कई सबूत दे देंगे। अभी हमारे मुंह बंद है, सील किया हुआ है, हमने ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पूरा देश जानता है कौन किसको कब कहाँ मदद करता है, सबको दिखाई देता है। अगर एक आदमी लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से तो वो राहुल गांधी है। उनको संसद से बाहर कर दिया, उनको घर छीन लिया, उनको बाहर कर दिया। सबने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि कैसे राहुल गांधी के पीछे पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इसलिए कोई भी अगर ऐसा कहता है तो उसको 2 बार सोचने के बाद बोलना चाहिए, नहीं तो लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा हमें भी कि लोग उन पर हंसें। आपका दल में विनय तमान पहाड़ का नेता है, विनय तमान आप ही का दल का है। और आज उन्होंने एक वीडियो मैसेज में बताया कि हम चाहते हैं और हम पहाड़ के जो लोग हैं वो अपील करते हैं कि सभी ने राजू बिष्ट जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको वोट दीजिए पहाड़ की उन्नयन के लिए। यही हमारा पूछा कि आपको आप रेजिग्नेशन दिया है कांग्रेस से रेजिग्नेशन लेटर व कांग्रेस हाईकमान को रेजिग्नेशन लेटर भेजा है? नहीं, आप क्यों रेजिग्नेशन देंगे? हम कांग्रेस में रह के हम बीजेपी कैंडिडेट को वोट देने के लिए बोला। हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे नेता बीपी सिंह जी यहाँ हैं, जिसको कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व के यही यहाँ प्रभारी हैं। आप इनसे इस सवाल पूछिए, ये जवाब देंगे। वैसे ही हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन ये जवाब देंगे। संज्ञान ले चुके हैं, उस पर ज़्यादा नहीं बोलना। शंकर दा ने ऑलरेडी शायद कुछ बोला है,
না এটা 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 চ্যাপ্টার ক্লোজ, চ্যাপ্টার ক্লোজ। আপনি আপনি কোনো রাজনৈতিক দলে এমন সিদ্ধান্ত হতে পারে না যে আমি কংগ্রেসে থেকে বিজেপিকে ভোট দিতে পারবো। ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক দল বা কংগ্রেস হাইকমান্ড বা কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি বা কংগ্রেসের জেলা সভাপতি এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারে না। চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ, চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ, চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ, চ্যাপ্টার ইজ সো মেনি কংগ্রেসের প্রার্থীকে তিনি সমর্থন করবেন না। না না না, কংগ্রেস বিনয় তামাং মনীষ তামাংয়ের সঙ্গে দেখা করে সাক্ষাৎ করে आपको समर्थन करेंगे, आपके लिए काम करेंगे बोले गए। नंबर 1, विनय तमांग नॉट ओनली जनरल सेक्रेटरी, सो मेनी जनरल सेक्रेटरी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। वन इज सुजय घटक, वन इज बंडली दे, वन इज अजय थापा, वन इज विनय तमांग, वन इज मनीष दिलीप प्रधान। কাজে একটা জেনারেল সেক্রেটারি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল कांग्रेस 138 বছরের রাজনৈতিক দল, हजारों जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी में है। पश्चिम बंगाल में 38 जनरल सेक्रेटरी है, उसमें से अगर कोई कीड़ा पोकरा मकरा निकल गया इसके जिम्मेदारी उसका है, उसका जिम्मेदारी। दैट इज नॉट माई लोकल क्वेश्चन। আমি জানি না, এটা ওকে জিজ্ঞেস করো না कांग्रेस আছে না बीजेपी से। जो आदमी बीजेपी का वोट देने बोलता है वो कभी कांग्रेस का आदमी हो ही नहीं सकता। इनडिसिप्लिन बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। बस इससे ज्यादा अब मुझसे मत कहलवाइए। जो मेरे को बोलना था आपने सुन लिया। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन जी का राष्ट्रीय मुद्दों पे है, बंगाल, उस पे आप सवाल अब महिलाओं को पूछने नहीं देते आप लोग को। बोला है आज ही को वीडियो में जवाब दे दिया, एक लाइन में बता दिया, नो इनडिसिप्लिन विल बी टॉलरेटेड, फुल स्टॉप, जीरो टॉलरेंस फॉर इनडिसिप्लिन। बोले कल राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने किसी धर्म समूह को लेकर और आपका कांग्रेस का मैनिफेस्टो को लेकर बात किया है, उसके बारे में वो हमारा मैनिफेस्टो पढ़े नहीं, न इस देश का संविधान पढ़े, तभी हम कहते हैं पढ़े लिखे आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ। जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में कहा आपके सामने मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बताया, न्याय नौजवान के साथ, न्याय महिला के साथ, न्याय एससी के साथ, एसटी के साथ। तो ये क्या गलत है? ये डर इसलिए गए हैं क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं। हम उन सब लोगों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं जिनके साथ इन्होंने 10 साल में अन्याय किया। तो मैनिफेस्टो पढ़ लेते तो समझ में आ जाता कि उसमें हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं लिखा है। पहली बात, पता नहीं इन्होंने कहां से सोच लिया। झूठ बहुत बोलते हैं और जब हारने लगते हैं तो ज्यादा झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, बर्दाश्त कर लीजिए, 1.5 महीने बाद आपको इस देश में नया प्रधानमंत्री मिलेगा। कांग्रेस आप लोगों की बात होती है, जैसे वो हमेशा कहते हैं कि मैं INDIA इंडिया गठबंधन करने को मैं करूँगा, लेकिन राज्य में हमारा कोई संबंध नहीं। तो इस पर वो तो उन्हीं से पूछिए, अब उसमें उनके मन में क्या है वो आप उनसे पूछिए। नहीं, उनसे पूछिए वो उनके मन में क्या है, उनके बारे में बात करने थोड़े बैठे हैं हम। तो अपने मैनिफेस्टो की बात करेंगे, हम अपने डॉक्टर मनीष तमांग की बात करेंगे, हम दार्जिलिंग की बात करेंगे, हम यहाँ के चाय बागान के मजदूरों को सिर्फ 250 रुपये मिलें, ये अच्छी बात थोड़ी, हम तो वो बात करेंगे। हम राजवंशी भाषा को कैसे शेड्यूल 8 में लाएं वो बात करेंगे। हम जो 11-12 कम्युनिटीज रह गई हैं एसटी में आने से उसके बारे में बात करेंगे। हम अपना पॉजिटिव एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई पवन खेरा जी ন্যাশনাল লিডার, ন্যাশনাল ইস্যুতে ওনাকে প্রশ্ন করো, ওনাকে বারবার থরেই পাওয়া যাবে। এইসব তামাং তুমাং আসবে যাবে কংগ্রেস দলে। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস এরকম হাজার হাজার বিনয় তামাং তৈরি করেছে, ওটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। যে লোক কংগ্রেসের থেকে বলছে बीजेपी के ভোট दो, वो कभी कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। ओके, थैंक यू।